यही कुछ साल पहले की बात है। सुभाष अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मुंबई शहर में रहता था। उसका अपना कोई घर नहीं था। वो अलग अलग प्रकार के करतब वाले खेल दिखाने का काम करता था। उसकी पत्नी निर्मला ढोल बजाती और उसकी बड़ी बेटी माया वो करतब दिखाती। माया सिर्फ 6 साल की थी और उसका भाई मोहित 5 साल का, जो खुद भी कुछ छोटे मोटे करतब दिखाता, और उसकी एक छोटी बहन मीरा जो कि 2 साल की थी। वो उन्हें एक जगह बैठकर देखती रहती थी। एक दिन सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शहर के पास वाले छोटे बड़े गांव में करतब करने के लिए जा रहा था कि अचानक से सुभाष का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देख निर्मला, अरे अरे ओ भाई, नीचे उतर गाड़ी से, दिखाई नहीं देता क्या किया तूने? निर्मला गुस्से से आग बबूला होकर उस गाड़ी वाले को आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन गाड़ी वाले ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी का स्पीड बढ़ाकर वहां से चला गया। अब निर्मला अपने बच्चों को पास लेकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, पहले से कुछ कम समस्या थी हमारी जिंदगी में, अब ये सब कौन देगा हमें सहारा? कहाँ जाएंगे? एक ही तो सहारा था हमारा, ये क्या कर दिया भगवान तूने? वो रोए जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, गरीब का कोई मसीहा नहीं होता। अब वही पास में अपने पति का अंतिम संस्कार कर निर्मला अपने बच्चों को फिर से शहर लेकर जाती है। अब वो कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी बस स्टॉप पर भीख मांगने लगी और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन माया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बचपन से ही अलग जिद वाली लड़की थी। वो अपनी माँ से, माँ, हम भीख क्यों मांगते हैं? हम कोई काम क्यों नहीं करते? माया, किस्मत के आगे कुछ किया नहीं जा सकता बेटी। तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और हमारी जिंदगी की कठिनाइयां बढ़ गई। होने को कोई नहीं टाल सकता बेटी। अब उसने कूड़े से प्लास्टिक बोतल, कांच की बोतल अलग करने का काम शुरू किया, जिससे उसे कम से कम एक वक्त के खाने के पैसे तो मिल जाते। लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ अचानक से गंदगी के कारण बीमार पड़ गई, तो पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां माया पर आ गई। जब वो सिर्फ 7 साल की थी। एक दिन की बात है, माया अपना काम कर रही थी कि एक अमीर लड़का अपनी कार से प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंकता है और वो माया के पास गिर जाती है। तो वो लड़का जोर से, अरे यार, ये बोतल तो इस लड़की के सर पर लगनी चाहिए थी, मेरा निशाना चूक गया। शिट, ये भिखारी कहीं के कितने गंदे दिखते हैं, न जाने कहाँ से आते हैं और न जाने नहाते होंगे या भी नहीं। अमीर लड़के की बात माया के मन को किसी तीर की तरह चुभने लगी। अब उसने ठान लिया कि वो कूड़ा चुनने का काम नहीं करेगी, वो कुछ और काम करेगी। उसने अपने पास के पैसे निकाले और गिनने लगी, जिसमें से उसने 50 रुपए निकालकर साइड में रख दिए और फिर अपने भाई बहन और माँ के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर घर चली जाती है। वो रात भर सोच में थी कि कल से वो क्या काम करेगी। सुबह तक उसने सोच लिया था कि अब वो सिग्नल पर हार और गजरे बेचेगी। अब वो कुछ हार लेकर बेचने लगती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन माया और उसकी दोस्त शीतल दोनों मिलकर हार और गजरे बेच रहे थे। रात होने को आई थी, लेकिन उनका सामान कुछ ज्यादा नहीं बिक पाया था। तो शीतल माया से, माया, अब तो रात होने को है, हम दोनों अब जबरदस्ती ही लोगों को गजरे बेचेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो ही हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। नहीं शीतल, हम ऐसा नहीं कर सकते, न जाने यहाँ पर कैसे कैसे लोग होंगे। और माया, हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा है, प्रयास करने में क्या जाता है। अब शीतल लोगों के बीच में जाकर लोगों को गजरे बेचने लगती है। ले लो साहब, ले लो, सिर्फ 10 रुपए में 2 दिए साहब, ले लो ले लो। शीतल हर किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई उसके गजरे नहीं ले रहा था कि तभी एक आदमी ने शीतल को जोर से चपट लगाई। अब शीतल रोने लगती है। ये देख माया शीतल को कुछ दूरी पर लेकर जाती है और उससे, शीतल, मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ कैसे कैसे लोग होंगे हम नहीं जानते, लेकिन तुम हो कि, लेकिन ये पेट भी तो भरना है ना माया, कैसे भरे इसे? देख देख माया, कम से कम हम एक वक्त की रोटी खा सकते हैं, लेकिन ये देख, वो तो बेचारे न जाने कब से भूखे हो। भगवान जिंदगी तो देता है, लेकिन हर किसी को अच्छी क्यों नहीं देता?
किसी को बहुत अमीर बनाता है तो किसी को बहुत ज्यादा गरीब। कि 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता। क्यों क्यों माया? हाँ शीतल, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये जंजीरें हमें ही अपनी काबिलियत पर बदलनी होंगी, बदलनी चाहिए। अगर हमें कुछ किए बिना ही ये सब कुछ मिल जाए तो हमें उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। देख लेना, हम जरूर अपना नसीब बदलेंगे। माया का जज्बा कुछ ऐसा था कि वो अपनी जिंदगी की हर मुसीबत को पार करते जा रही थी। अब माया 22 साल की हो चुकी थी। वो अपने परिवार की भागदौड़ संभालने की कोशिश में ही थी कि तभी उसकी मुलाकात भानु से हो जाती है, जो खुद भी इसी कोशिश में था, जो किसी केटर के हाथ के नीचे काम करता था। अब एक दिन भानु माया से, माया, मैं सोच रहा था क्यों न हम ऐसा काम करें कि जिससे हमें इज्जत भी मिले और पैसा भी। पैसे तो हम कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत कैसे कमाए भानु? देखो माया, मैं कैटरर्स के हाथों के नीचे काम करता हूँ। मैंने देखा है वो लोग जब भी मंडप को डेकोरेट करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत सारा मुनाफा मिलता है। भानु, तुम अमीर लोगों की बात कर रहे हो। नहीं माया, मैं यहाँ 10 साल का था तब से काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत ही गहराई से देखा है इस फील्ड को। यहाँ सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो, तुम किसी भी पुरानी चीज को ऐसे बदल देती हो जैसे वो नई हो। और मैं खाने में क्या सही है, कौन सी चीज कैसे बनानी है, ये सब मुझे अच्छे से पता है। अगर हम दोनों मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें तो। लेकिन इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है भानु, और वो हम कहाँ से लाएंगे? माया, मैंने कुछ 10,000 रुपए बचा कर रखे हैं और मैं अपने दोस्तों को पूछ कर देखता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अब भानु अपने दोस्तों को पूछता है तो वो भी भानु और माया के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं। वो चारों मिलकर पैसे इकट्ठा कर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो अपने लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था कि अचानक से माया के दोस्त उसे मिलने आती है। तो वो माया से, माया, अगले महीने में 5 तारीख को मेरी शादी है, तो तुम्हें जरूर आना है, समझी? अब माया उससे सब कुछ पूछताछ करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी में 100 लोग आने वाले हैं। तो माया अपनी दोस्त से, दोस्त देख, मैं और मेरे दोस्त मिलकर कम से कम पैसों में तेरी शादी करवाते हैं। अगर तेरे पिताजी हमें एक मौका दे तो तेरी शादी तो एकदम बढ़िया हो जाएगी। माया, मैं पूछकर देखती हूँ, लेकिन बाबा ने पहले से ही कर्जा लेकर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि तेरे पिताजी के बजट में ही हम सब कुछ करेंगे, और इतना अच्छा करेंगे कि लोग तो तेरी शादी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब माया की दोस्त की शादी का कॉन्ट्रैक्ट माया और उसके दोस्त भानु ने ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही कम पैसों में बहुत ही बढ़िया शादी का समारोह पूरा किया। वो बहुत ही मेहनत कर एक एक चीज को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं ताकि उन्हें ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए और वो अपनी नई शुरुआत कर एक ऊंचाई को छू सके। सारी सजावट देख माया के दोस्त के पिता, बच्चों, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसों में तुम इतनी अच्छी तैयारियां करोगे। आज तक हमारे यहाँ किसी की इतनी अच्छी शादी ही नहीं हुई जितनी मेरी बेटी की तुम लोगों के कारण हुई है। थैंक यू सो मच बच्चों। उस दिन से भानु, माया और उसके 2 दोस्त मिलकर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। छोटा छोटा करते करते कब वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे ये उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा था। अब माया बड़ी हो चुकी थी। भानु और माया ने एक दूसरे से शादी कर ली। उन्होंने अपना खुद का एक घर खरीदा। भानु अकेला ही था, तो अब माया का परिवार ही उसका परिवार बन चुका था। माया ने अपनी छोटी बहन की शादी भी एक अच्छे लड़के से करवाई और अपने भाई को भी अपने साथ ही काम पर रख लिया। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। साथ ही माया ने अपने जैसे लोगों के लिए काम शुरू कर दिया। माया अब गरीबों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसका जज्बा, उसकी मेहनत अगर उसके साथ हो तो वो अपना नसीब खुद बदल सकता है। यही कुछ साल पहले की बात है। सुधीर नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। जहाँ जाता नो वैकेंसी कहकर बाहर जाने के लिए कहा जाता था। अब वो नो वैकेंसी सुनकर बहुत परेशान हो चुका था, निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। एक दिन की बात है,
वो निराश होकर जंगल के पास वाले तालाब के पास बैठकर आत्महत्या जैसे पाप करने का सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त राजू वहां आ जाता है और वो सुधीर से, हे सुधीर, क्या हालचाल है भाई? अरे ये क्या? ये तो चूहे मारने की दवा है ना? क्या कर रहा था तू इसे लेकर? राजू, देखना यार, इतनी पढ़ाई की, मेहनत कर नौकरी ढूंढ रहा हूँ, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। बापू हर रोज तकाता लगा रहे हैं कि कब नौकरी मिलेगी तुझे। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे जैसे ऑटो चला। और मैं, देख दोस्त, जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है और जीने के कई मौके देती है। अब बस हमें उन्हें पहचानना है। और ये बात तो बिल्कुल सही कही तेरे बापू ने, मुझे तो बिल्कुल सही लगी है। क्यों टेंशन लेते हो तुम इतना? देखो, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू हो तुम वहां जाना और बाकी समय तुम ऑटो चलाया करो। लेकिन राजू, इतनी पढ़ाई के बाद अगर मैं ये छोटा काम करूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं, देख भाई, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है ना। और निराश या हताश होकर बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया जाए और अपने परिवार को मदद की जाए। तू ठीक कह रहा है राजू, लेकिन तूने कोई पढ़ाई नहीं की तो तुझे कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं आती। आखिर हर किसी का एक अलग स्टेटस होता है और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने कई सारी तकलीफों के बावजूद MBA कंप्लीट किया और तुम, जाने दो, लेकिन लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? राजू मुश्किल से हंसते हुए, सही कहा तुमने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाया जो मेरे मन में था। और हाँ, स्टेटस की बात करो तो अब देख, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सब कुछ है मेरे पास, छोटा सा है लेकिन खुद का एक घर है, मोटर बाइक है, घर में खाने पीने की सारी जरूरत की चीजें हैं। अपनी मेहनत पर हमें विश्वास होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पढ़ाई पर। हाँ, पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत भी तो जरूरी है ना दोस्त। अगर तुम्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अंदर से टूट जाओगे और मैं 1 साल में और नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। लोग तो कहेंगे, उनका काम ही है कहना। राजू, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कितने अच्छे से समझाया। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहे। दिमाग की बात अब मैं सिर्फ तब सुनूंगा जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। ये हुई ना बात? राजू सुधीर का सबसे अच्छा और पक्का दोस्त था। जो भी हो जाए, लेकिन कोई भी उनकी दोस्ती में दरार नहीं डाल सकता था। और राजू हमेशा सुधीर के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता था, ताकि सुधीर अपने मन की ऊंचाइयों को छू पाए और अपने सपने पूरे कर सके। उसने सुधीर के मन को, सुधीर की निराशा को पहचान लिया था और इसी कारण आज उसने उसे जीने का नया पाठ पढ़ाया था, ताकि वो निराशा की गहराई में ना फंस जाए। अब सुधीर घर जाकर अपने पिता से, पिताजी, आज से मैं ऑटो चलाऊंगा। सुधीर ऑटो चलाना जानता था क्योंकि उसके पिता यही काम करते थे। सुधीर की बात सुनकर उसके पिता, तो चल, मैं आज तुझे भाड़े पर एक ऑटो लेकर देता हूँ। लेकिन पिताजी, हमारे पास तो अपनी ऑटो है ना, मैं घर पर बैठकर क्या करूँगा? दोनों कमाएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे घर में। अब तेरी बहन की शादी भी तो करवानी है। अब दूसरे ही दिन से सुधीर ऑटो चलाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नौकरी ढूंढने का काम भी कर रहा था। 1 साल यूं ही गुजर जाता है। एक दिन की बात है, सुधीर एक औरत को लेकर बाजार में अपनी ऑटो से जा रहा था कि उस औरत का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और, हाँ दीदी बोलो। औरत ने अपना फोन स्पीकर पर रखा था ताकि उसे आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, सुधा, हमें बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है पापड़ बनाने की, तो कल से हमें कुछ और औरतें चाहिए होंगी। और हाँ, हमें एक सेल्समैन भी चाहिए जो हमारे पापड़ को मार्केट में अच्छा रिस्पांस दिलाए। ठीक है दीदी, मैं आज ही घर जाने के बाद देखती हूँ, कोई मिले तो। औरत फोन रख देती है तो सुधीर, मैडम, क्या आप पापड़ बनाने का काम करती हो? हाँ भाई, हमारा एक छोटा सा गृह उद्योग है। हम कुछ महिलाएं मिलकर ये काम करती है। हमारी मैडम उच्च शिक्षित है, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण आज उन्होंने हम जैसी जरूरतमंद औरतों के लिए ये उद्योग शुरू किया। अच्छा, क्या मैं आपकी मैडम से मिल सकता हूँ? हाँ भैया, जरूर मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? कल शाम 5 बजे श्यामनगर में आ जाइएगा। हमारी मैडम शिल्पा ने वहीं पर काम शुरू किया है। ठीक है। अब दूसरे ही दिन सुधीर शिल्पा से मिलने चला जाता है।
वहां जाकर सुधीर शिल्पा को देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि शिल्पा वही लड़की थी जो सुधीर के साथ पढ़ाई करती थी, जो उनके कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी, और सुधीर उसी से प्यार भी करता था। शिल्पा, तुम यहाँ? अरे सुधीर, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या तुम ऑटो चलाते हो? हाँ शिल्पा, क्या करूँ, नौकरी ही नहीं मिल रही थी तो मैंने। हाँ, सही कहा तुमने। हम जैसे कई सारे लड़के और लड़कियां हैं जो बेकार और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं या फिर निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं। मैं कई दिनों तक सोच रही थी, फिर इन औरतों से मिली जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैंने ये काम शुरू किया। हाँ शिल्पा, तुमने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया है तुमने। सुधीर, तुमने भी MBA किया है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ? हमारे साथ और भी 2 आदमी जुड़ चुके हैं। शिल्पा, क्या तुम मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दोगी? जरूर सुधीर। अब सुधीर वहाँ से चला जाता है और रात भर सोचता रहता है। तभी उसे राजू की बातें याद आने लगती है कि जिंदगी हमें हर वक्त मौका देती है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। दूसरे दिन सुधीर शिल्पा से मिलने चला जाता है और शिल्पा सुधीर को देख, आओ सुधीर, वेलकम, अब हम दोनों मिलकर इस काम को नया अंजाम देंगे। उस दिन से शिल्पा कुछ औरतों की सहायता से अलग अलग प्रकार के पापड़, अलग अलग प्रकार के अचार, चटनी, मुरावला ऐसी चीजें बनाने लगी और सुधीर उसे बेचने के लिए मार्केटिंग का काम संभालने लगा। गांव हो या शहर, वो गली गली की दुकानों में जाकर उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाने लगा। धीरे धीरे कर सुधीर इतनी ऑर्डर्स लाने लगा कि औरतें अपना काम करते करते कम पड़ने लगी। लेकिन सुधीर और शिल्पा दोनों वहीं पर नहीं रुके। उन दोनों ने अपने काम को अंजाम देने के लिए अपना खुद का एक ब्रांड बनाया, जिसे अब मॉल्स वालों ने भी अपने मॉल्स में रखना पसंद किया। कुछ ही सालों में उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। अब उन्हें किसी भी प्रकार के जॉब की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब वही अपने फैक्ट्री में लोगों को काम पर रख रहे थे। अब सुधीर ने शिल्पा से शादी की और आज दोनों की फैक्ट्री में कम से कम 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, अब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार निराशा में डूब चुके थे, ऐसे कई सारे लोगों के लिए नई उम्मीद बन रहे थे, एक नया रास्ता दिखाने लगे थे।